बच्चों हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ चुके थे। साथ ही साथ हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधियां हैं SN1 और SN2 क्रियाविधि उसे भी हम समझ चुके थे। आज हम लोग देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं उन्हें नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। चाहे नाभिक स्नेही बोलो या नाभिक रागी बोलो, बात एक ही है। तो देखिए बच्चों इनके त्रिविम रासायनिक पहलुओं को समझने से पहले हमें त्रिविम रासायनिक सिद्धांतों को और उनसे संबंधित प्रतीकों को समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू। तो देखिए बच्चों नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के त्रिविम रासायनिक पहलू समझने के लिए कुछ मूलभूत त्रिविम रासायनिक सिद्धांतों तथा प्रतीकों को समझना क्या है, आवश्यक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुवण घूर्णकता के बारे में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश को कुछ यौगिकों के विलयन में से गुजारने पर वे प्रकाश के तल को घूर्णित कर देते हैं। इस प्रकार के यौगिकों को ध्रुवण घूर्णक यौगिक कहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें से अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रवाहित किया जाए, यानी उनके अंदर से अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को भेजा जाए तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, घूर्णन कर देते हैं कोण का। तो देखिए जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो वो दाईं ओर घुमा देते हैं या बाईं ओर घुमा देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहते हैं। देखिए बच्चों इसे समझने की कोशिश करना। भाई क्या होता है, कोई मान लीजिए समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये कोई समतल ध्रुवित प्रकाश है। देखिए बच्चों जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसमें क्या होता है, दोलन एक ही तल में होता है। ठीक है, तो समतल ध्रुवित प्रकाश को जब किसी विलयन में से प्रवाहित किया जाता है, इसका मतलब है किसी कार्बनिक पदार्थ के विलयन के अंदर से अगर उसको प्रवाहित किया जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो क्या होता है, ये पदार्थ क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, भैया समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमा देते हैं या समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये क्या कर देते हैं, बाईं ओर घुमा देते हैं। देखिए बच्चों वापस समझने की कोशिश करना कि जब समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी कार्बनिक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाता है तो क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश का तल क्या हो जाता है, घूम जाता है। यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये पदार्थ या तो दाईं ओर घुमा देते हैं या बाईं ओर घुमा देते हैं, और इसीलिए ऐसे पदार्थों को ध्रुवण घूर्णक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहीं भी घुमा सकते हैं, ये इस पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है, या तो दाईं ओर घुमाएंगे या इसके तल को बाईं ओर घुमा देंगे। ठीक है, चलें आगे देखिए, जिस कोण पर समतल ध्रुवित प्रकाश घूर्णित होता है उसे घूर्णन कोण कहते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, भाई समतल ध्रुवित प्रकाश जिस कोण पे घूर्णित हुआ है उस कोण को, यानी ये जो कोण है ये वाला कोण या ये वाला कोण है, इस कोण को ही क्या कहा जाता है, घूर्णन कोण। ठीक है, यानी पहले उसका क्या कोण था, ठीक है, और उसके बाद में कितने डिग्री से वो घूम गया है, यानी पहले क्या पोजीशन थी और अब किस पोजीशन में उनका दोलन हो रहा है, या किस स्थिति में घूर्णन हो गया है, कितने डिग्री पे उनका घूर्णन हो गया है। तो जो बीच में जो कोण बना है, उनके बीच में जो कोण बना है उसे ही घूर्णन कोण कहा जाता है। तो देखिए बच्चों क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश जिस एंगल पे घूम जाता है उसे घूर्णन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे, यदि कोई यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है तो उसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अथवा डी रूप कहते हैं। तो देखिए बच्चों अगर दाईं ओर घुमा देता है तो उसे क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक अथवा डी रूप भी कहते हैं। इसे घूर्णन कोण से पूर्व धनात्मक के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, हम इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भी कह सकते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भी कह सकते हैं, या डी रूप भी कह सकते हैं, या घूर्णन कोण से पूर्व प्लस के चिन्ह के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और कब हम उस पदार्थ को करेंगे, उस ध्रुवण घूर्णक पदार्थ को इस तरीके से निरूपित करेंगे जो कि प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है। कहाँ घुमा देता है, दाईं ओर घुमा देता है। ठीक है, चले आगे, चलिए, यदि कोई यौगिक
समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है, देखिए अब बात हो रही है, अगर बाईं ओर घुमा देता है तो उसे वाम ध्रुवण घूर्णक अथवा एल रूप कहते हैं। इसे घूर्णन कोण से पूर्व ऋणात्मक के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर कोई ध्रुवण घूर्णक पदार्थ प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को अगर बाईं ओर घुमा देता है तो उसे या तो हम कहेंगे वाम ध्रुवण घूर्णक, या तो क्या कहेंगे, वाम ध्रुवण घूर्णक कहेंगे, या उसको एल रूप कहेंगे, या घूर्णन कोण के आगे हम ऋणात्मक के चिन्ह के द्वारा उसको प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे। इस प्रकार के डी एवं एल समावयवियों को ध्रुवण समावयवी या प्रकाशिक समावयवी या प्रतिबिंब रूप कहते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के जो डी और एल समावयवी होते हैं इन्हें ध्रुवण समावयवी, प्रकाशिक समावयवी या प्रतिबिंब रूप कहते हैं, और इस घटना को ध्रुवण समावेता या प्रकाशिक समावेता कहते हैं। तो देखिए, इस प्रकार की समावेता को क्या कहते हैं, या तो ध्रुवण समावेता या प्रकाशिक समावेता। क्लियर है? तो आपको यहां तक का समझ में आया। चलिए आगे देखिए। दूसरा देखिए क्या है, आणविक असममितता, किरेलता एवं प्रतिबिंब रूप। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना। कुछ यौगिकों के क्रिस्टल दर्पण प्रतिबिंब रूपों यानी डी तथा एल में पाए जाते हैं। देखिए बच्चों, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके क्रिस्टल डी और एल दोनों रूपों में पाए जाते हैं, इन्हें हम प्रतिबिंब रूप कहते हैं। आगे देखिए, इन दोनों क्रिस्टलीय रूपों के समान सांद्रता के जलीय विलयन समान मात्रा में लेकिन विपरीत दिशा में ध्रुवण घूर्णन दर्शाते हैं। तो देखिए बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि ये जो दोनों क्रिस्टलीय रूप है इनके समान सांद्रता के जो समान जलीय विलयन होते हैं वो समान मात्रा में ही ध्रुवण घूर्णकता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। वापस देखिए, इन दोनों क्रिस्टलीय रूपों के समान सांद्रता के जलीय विलयन समान मात्रा में लेकिन विपरीत दिशा में ध्रुवण घूर्णन दर्शाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो दूसरा रूप समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है। ठीक है, चलिए आगे। घूर्णन में यह अंतर यौगिकों में परमाणुओं तथा समूहों की त्रिविमीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण होता है। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि भाई घूर्णन में यह अंतर क्यों होता है, तो यह अंतर होता है परमाणुओं की त्रिविमीय व्यवस्था में अंतर होने के कारण। यानी कहने का मतलब है कि यौगिकों में परमाणुओं तथा समूहों की अगर त्रिविमीय व्यवस्था अलग अलग होगी तो उनकी जो ध्रुवण घूर्णकता का गुण है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसी कारण एक ही यौगिक के जो दो रूप होते हैं डी और एल रूप, वो प्रकाश के तल को अलग अलग दिशा में घुमा देते हैं, क्योंकि दोनों में परमाणुओं या समूहों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए आगे। यदि किसी कार्बनिक यौगिक में केंद्रीय कार्बन परमाणु के चारों ओर परमाणुओं या समूहों की व्यवस्था चतुष्फलकीय होती है तथा किसी कार्बन परमाणु से जुड़े सभी चार परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होते हैं तो ऐसे कार्बन को असममित कार्बन, किरेल या त्रिविम केंद्र कहते हैं। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में केंद्रीय कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, असममित कार्बन या किरेल कार्बन, या उसे त्रिविम केंद्र भी कहा जाता है। तो देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ये कोई चतुष्फलकीय कार्बन है। चतुष्फलकीय कार्बन से जुड़े हुए, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, चतुष्फलकीय कार्बन से जुड़े हुए अगर चारों समूह अलग अलग है, ए बी सी डी, मैंने चारों अलग अलग समूहों को ए बी सी डी से दर्शाया है। तो देखिए, अगर चतुष्फलकीय कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग है तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, असममित कार्बन, या तो हम असममित कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन को देखिए, इससे क्या बोलेंगे, या तो असममित कार्बन बोलेंगे या इसे किरेल कार्बन या किरेल या त्रिविम केंद्र कहते हैं, और क्या कह सकते हैं, त्रिविम केंद्र।
और अगर देखिए इन चारों में से अगर कोई दो भी समूह समान हो जाते हैं तो उस परिस्थिति में जो चतुष्फलकीय कार्बन है वो कैसा हो जाता है, वो अकिरेल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही दो समूह अगर उसमें समान होंगे तो उसमें सममितता आ जाएगी। ठीक है, तो क्या जरूरी है, क्या कंडीशन होना जरूरी है किरेलता के लिए, किरेल कार्बन के लिए, कि किरेल कार्बन से या चतुष्फलकीय कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह क्या होने चाहिए, अलग अलग होने जरूरी है। यानी चारों समूह अलग अलग होने चाहिए, तभी वो त्रिविम केंद्र कहलाएगा या किरेल केंद्र या असममित कार्बन होगा। चले आगे, आगे देखिए, वे अणु जो असममित होते हैं अर्थात जिनमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है वे प्रकाशिक समावेता दर्शाते हैं और ऐसे यौगिकों में कोई सममिति तत्व नहीं होता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि वे अणु जो कि असममित होते हैं यानी जिनमें असममित कार्बन परमाणु होता है वे ही प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं, यानी ऐसे यौगिकों में किसी भी प्रकार की सममिति नहीं होती है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जितने भी किरेल यौगिक होते हैं या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी किरेल पदार्थ होता है तो किरेल पदार्थ में किसी भी प्रकार का सममिति तत्व नहीं पाया जाता है, ना तो उनमें कोई सममिति अक्ष होता है, ना कोई सममिति तल होता है, ना ही किसी प्रकार का सममिति केंद्र पाया जाता है। इसी कारण वे यौगिक असममित होते हैं और असममित यौगिक ही प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्रकाशिक समावेता कैसे पदार्थ प्रदर्शित करेंगे, तो वे पदार्थ प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करेंगे जिसमें किसी भी प्रकार की सममिति नहीं पाई जाती, या हम ये बोल सकते हैं कि जो पदार्थ कायरल होते हैं। क्लियर है, चलिए आगे। अणु की असममितता तथा दर्पण प्रतिबिंब का अणु पर अध्यारोपित न होना ही ध्रुवण घूर्णकता के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, क्या कह रहा है ये पॉइंट कि अणु की असममितता यानी किसी अणु की असममितता तथा उसके दर्पण प्रतिबिंब का उस अणु पर अध्यारोपित न होना ही ध्रुवण घूर्णकता के लिए क्या होता है, उत्तरदायी। तो देखिए ध्रुवण घूर्णकता के लिए दो परिस्थितियां होनी चाहिए। पहली परिस्थिति अणु में असममितता होनी चाहिए, अणु में क्या होनी चाहिए, असममितता। दूसरा जो अणु है वो अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी एक तो अणु में असममितता होनी चाहिए, दूसरा वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, तभी वो ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए आगे। वे वस्तुएं, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होती कायरल कहलाती है तथा इस गुण को कायरलता कहते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि वे वस्तुएं जो कि अपने दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित नहीं होती है वस्तुएं क्या कहलाती है, कायरल कहलाती है, और इस गुण को कहा जाता है कायरलता। क्लियर है, अब देखिए आगे, देखिए यहाँ समझने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों ये कार्बन है, एक चतुष्फलकीय कार्बन है और चतुष्फलकीय कार्बन से जुड़े हुए चारों ही समूह क्या है, अलग अलग है। चारों समूह क्या है, अलग अलग है। तो ये कैसा पदार्थ हो गया, कायरल। कैसा यौगिक हो गया, कायरल। और देखिए ये जो कायरल पदार्थ है या जो ये कायरल यौगिक है ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित नहीं होगा क्योंकि चारों ही समूह क्या है, अलग अलग है। आगे देखिए ये क्या है, अकायरल है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ये दो समूह इसमें क्या है, समान है। तो देखिए बच्चों जो कायरल होते हैं या जो कायरल पदार्थ होते हैं वो ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो अकायरल पदार्थ होते हैं वो ध्रुवण घूर्णकता का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। और देखिए कायरल पदार्थ अपने दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित नहीं होते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए देखिए यहां से आप कायरलता को और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती कायरल कहलाती है। तो देखिए कायरल क्या होती है, वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित नहीं हो सकती। तो ध्यान दीजिए जैसे हमारे दोनों हाथ है, ठीक है, हमारे दोनों हाथ है वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित नहीं होते हैं। इस तरीके से देखिए दोनों पांव है, तो ये क्या हो गए, ये दोनों उदाहरण काय के हो गए, कायरल वस्तुएं। ये कायरल वस्तुएं हो गई जो अनध्यारोपित होती है अपने दर्पण प्रतिबिंब पे, यानी दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित नहीं होती है। यहाँ ध्यान दीजिए ये दोनों उदाहरण देखिए किसके हो गए,
ये दोनों उदाहरण हो गए अकायरल वस्तुएं। कैसी वस्तुएं हो गई? अकायरल, क्योंकि दोनों ही अपने दर्पण प्रतिबिंब पे क्या हो रही है? अध्यारोपित हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ से कायरलता और अच्छे से समझ में आई होगी कि वह वस्तुएं जो कि अपने दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित नहीं हो सकती, कायरल वस्तुएं होती है, और वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पे अध्यारोपित हो जाती है अकायरल होती है। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, जिन त्रिविम समावयवियों के दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हें प्रतिबिंब रूप कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए कि जिन त्रिविम समावयवियों के दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते उन्हें क्या बोलेंगे? एक दूसरे का प्रतिबिंब रूप। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब रूप। आगे देखिए, प्रतिबिंब रूपों के भौतिक गुण जैसे गलनांक, क्वथनांक, अपवर्तनांक आदि समान होते हैं, लेकिन इनके समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करने में अंतर होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि जो प्रतिबिंब रूप होते हैं ना, उनके भौतिक गुण जैसे गलनांक है, क्वथनांक है, अपवर्तनांक है, ये समान होते हैं, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश को जो घूर्णन करने का गुण है उसमें क्या होता है? अंतर होता है। देखिए, एक समावयवी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है तो दूसरा वाम ध्रुवण घूर्णक। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक प्रतिबिंब रूप प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाता है तो दूसरा प्रतिबिंब रूप प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमा देता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णन करने में या समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने में इनमें अंतर होता है। चलिए आगे। दो प्रतिबिंब समावयवियों के समान अनुपात के मिश्रण को रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रैसिमिक मिश्रण क्या होता है? मान लीजिए दो प्रतिबिंब समावयवी है, तो दो प्रतिबिंब समावयवियों के समान अनुपात को रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। देखिए, वापस ध्यान दीजिएगा कि दो प्रतिबिंब समावयवी है और दोनों प्रतिबिंब समावयवियों के समान मात्रा को, अगर समान मात्रा उपस्थित है या समान अनुपात उपस्थित है तो समान अनुपात के मिश्रण को रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। आगे देखिए, इसमें एक समावयवी के ध्रुवण घूर्णन को दूसरे समावयवी का ध्रुवण घूर्णन क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। यानी एक समावयवी के ध्रुवण घूर्णन को दूसरा समावयवी नष्ट कर देता है। ठीक है, इसे DL, देखिए इसे इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, DL या प्लस माइनस। ठीक है, इसे DL अथवा प्लस माइनस इस तरीके से पूर्व लगन लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए बच्चों, जो रैसिमिक मिश्रण होता है, देखिए रैसिमिक मिश्रण में क्या होता है, जो दो प्रतिबिंब समावयवी होते हैं वो समान अनुपात में होते हैं। वे जो प्रतिबिंब समावयवी है वो समान अनुपात में होते हैं तो उसे रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। इसे DL या प्लस माइनस इन पूर्व लगन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए दूसरा क्या है? धारण। देखिए, धारण को इंग्लिश में रिटेंशन भी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के समय असमित केंद्र के बंधों के त्रिविम विन्यास में परिवर्तन नहीं होना विन्यास का धारण कहलाता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के समय जो असमित केंद्र है, जो असमित केंद्र होता है उसके त्रिविम विन्यास में, यानी उसके बंधों के त्रिविम विन्यास में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना होना ही क्या कहलाता है? धारण कहलाता है। आगे देखिए, सामान्यतया इस दौरान त्रिविम केंद्र से आबंधित कोई बंध नहीं टूटता, अतः त्रिविम केंद्र के चारों ओर समूहों का वही विन्यास होता है जैसे अभिकारक में था। तो देखिए ध्यान दीजिए, यानी इसमें क्या होता है, अभिक्रिया त्रिविम केंद्र पे नहीं होती है, तो त्रिविम केंद्र पे जो बंध है उनका त्रिविम योजन या त्रिविम रूप से वो उसी प्रकार से बंधे हुए रहते हैं जिससे उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बंधों के त्रिविम विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, और वैसा ही विन्यास रहता है जैसा कि किसमें है, अभिकारक में है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, धारण। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, यह समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ये क्या है, 2-मेथिल-ब्यूटेन-1-ऑल है। ठीक है, 2-मेथिल-ब्यूटेन-1-ऑल है। अब देखिए आप ध्यान देंगे, इसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवा रहे। देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये H और OH, ये H और OH जल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और इस OH समूह का, ये जो अल्कोहल समूह का प्रतिस्थापन Cl के द्वारा हो जाएगा।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ से OH हटा और ऐसे के ऐसे यहाँ Cl आके क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा जो त्रिविम केंद्र है इसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी बंधों के त्रिविम विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि अभिक्रिया इस केंद्र पे हो ही नहीं रही। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो रही है अभिक्रिया, तो इस पे हो रही है भाई, यहाँ CH2 से जुड़ा हुआ OH हट रहा है और यहाँ पे Cl आके क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए आप लोग, क्या हुआ, त्रिविम विन्यास में यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं आया और इसे ही हम क्या बोलते हैं, धारण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम बात करेंगे प्रतिलोमन के बारे में। देखिए बच्चों, प्रतिलोमन को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान असममित केंद्र युक्त यौगिक के त्रिविम केंद्र का विन्यास परिवर्तित हो जाता है तो इसे विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान असममित केंद्र युक्त जो यौगिक है, ठीक है, तो उसके असममित केंद्र के त्रिविम विन्यास में अगर परिवर्तन आ जाता है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, विन्यास का प्रतिलोमन। तो देखिए आगे, तो देखिए बच्चों यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये हमारा कोई यौगिक है, ठीक है, ये कोई यौगिक है और इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं Y से। ठीक है, एक बार तो देखिए क्या होगा, जहां से X हटेगा, भाई X का प्रतिस्थापन हो रहा है Y के द्वारा, जहां से X हटेगा वहीं पे Y आके जुड़ गया। यानी एक बार तो अगर A प्रोडक्ट का निर्माण होता है, मान लीजिए अभिक्रिया इस तरीके से चलती है कि इससे केवल इस A प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो आप लोग खुद देखिए इस त्रिविम केंद्र के विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और इसे कहते हैं धारण। क्या बोलते हैं, धारण, यानी विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, X तो यहाँ पे था लेकिन Y अलग दिशा में जुड़ रहा है। ठीक है, यानी आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे त्रिविम केंद्र के विन्यास में यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिलोमन हो गया। यानी अगर मान लीजिए अभिक्रिया के दौरान इससे B का निर्माण होता है, इस तरीके से अभिक्रिया संपन्न होती है, इसे कहते हैं प्रतिलोमन। क्या कहते हैं, प्रतिलोमन, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो गया, त्रिविम विन्यास में परिवर्तन आ गया। ठीक है, और अगर देखिए अभिक्रिया के दौरान A और B, यानी इस A और B की बराबर मात्रा बनती है तो इसे बोलते हैं हम रैसिमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं, रैसिमिक मिश्रण। भाई अगर इन दोनों का निर्माण होता है बराबर मात्रा में, इसे बोलते हैं रैसिमिक मिश्रण। और इन दोनों का बनना बराबर अनुपात में, इन दोनों के मिश्रण का बनना कहलाता है रैसिमीकरण। क्या कहलाता है, रैसिमीकरण। ध्यान दीजिएगा, रैसिमीकरण। क्लियर है, आई बात समझ में? तो आपको इस उदाहरण से ये क्लियर हो गया होगा कि धारण क्या होता है, प्रतिलोमन क्या होता है और रैसिमीकरण क्या होता है। बढ़े आगे, चलिए अब देखिए, यदि केवल यौगिक A बनता है तो इसे विन्यास का धारण कहते हैं। भाई मैंने आपको समझा दिया कि अगर A बनता है तो इसे विन्यास का धारण कहते हैं। यदि यौगिक B बनता है तो उसे विन्यास का प्रतिलोमन कहते हैं। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर B प्रोडक्ट का निर्माण होता है, B उत्पाद बनता है, इसे प्रतिलोमन कहते हैं। क्लियर है, आगे देखिए, यदि A तथा B 50-50 अनुपात में बनते हैं, बराबर मात्रा में बनते हैं, उसे रैसिमीकरण कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसे क्या बोलते हैं, रैसिमीकरण, और इस मिश्रण को बोलते हैं रैसिमिक मिश्रण। क्लियर है, चलें आगे, चलिए अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे SN1 एवं SN2 अभिक्रिया में त्रिविम विन्यास के बारे में। देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद का निर्माण होता है उसमें किस प्रकार से त्रिविम विन्यास में परिवर्तन आता है। क्या त्रिविम विन्यास वही रहता है या परिवर्तित हो जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, SN1 अभिक्रिया में ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइडों का रैसिमीकरण होता है। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, जो SN1 अभिक्रिया होती है हमारी, SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, ध्रुवण घूर्णक एल्किल हैलाइडों का रैसिमीकरण। यानी SN1 अभिक्रिया में क्या होगा, रैसिमीकरण होगा। क्यों होगा, देखिए
क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन का निर्माण होता है जो समतलीय होता है। इस पर नाभिक स्नेही समतल के ऊपर अथवा नीचे दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। भाई मैंने आपको बताया था कि SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, इस तरीके से कार्बोकैटायन का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी प्रथम स्टेप में ये बंध टूटता है, ठीक है, ये बंध टूटता है और R+ बनेगा और ये X- बनेगा, ठीक है। तो ये जो कार्बोकैटायन बनता है, देखिए बच्चों, जो ये कार्बोकैटायन बनता है ये समतलीय होता है। यानी कहने का मतलब है कि आने वाला नाभिक स्नेही इधर से भी आक्रमण कर सकता है और इधर से भी आक्रमण कर सकता है। यानी तल के ऊपर से भी कर सकता है और तल के नीचे से भी कर सकता है। और इससे देखिए, इस तरीके से देखिए आप लोग, रैसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्या बनता है, रैसिमिक मिश्रण बनता है, ठीक है। समझ लें एक बार हम इसको। तो देखिए बच्चों, देखिए इसके द्वारा इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई एल्किल ब्रोमाइड है, कोई एल्किल ब्रोमाइड है, क्लियर है। हम एल्किल ब्रोमाइड की क्या करवा रहे हैं, SN1 अभिक्रिया को समझ रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से SN1 अभिक्रिया में रैसिमीकरण होता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, क्या होगा, ये बंध टूटेगा और देखिए ये हमारे कार्बोकैटायन का क्या हो गया, निर्माण हो गया, कार्बोकैटायन बन गया और ये Br- बाहर निकल गया। ये कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, समतलीय होती है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, समतलीय क्यों होती है, क्योंकि ये कार्बन कैसा होता है, sp2 संकरित। देखिए बच्चों, कार्बोकैटायन का जो कार्बन होता है ये वाला, वो sp2 संकरित होता है, इसी कारण इसकी आकृति समतलीय होती है, क्लियर है। अब देखिए, इस समतलीय आकृति में जो आने वाला नाभिक स्नेही है, जो आक्रमणकारी है, वो ऊपर, तल के ऊपर से भी आक्रमण कर सकता है और नीचे से भी कर सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ये कार्बोकैटायन है, हमारा क्या है, कार्बोकैटायन है। तो देखिए एक बार तो OH इस तरीके से आक्रमण करा कि यहाँ जुड़ गया और एक बार देखिए ये OH यहाँ जुड़ गया। यानी ये जो OH- है ये क्या है, आने वाला नाभिक स्नेही है। तो एक बार तो देखिए नाभिक स्नेही यहाँ पे जुड़ गया और एक बार नाभिक स्नेही यहाँ जुड़ गया, क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे दोनों प्रकार के जो हमारे ध्रुवण घूर्णक थे उनका क्या हो गया, निर्माण। यानी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब रूपों का निर्माण हो गया। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे, इसे क्या बोलते हैं हम, रैसिमीकरण। इसे क्या बोलते हैं, रैसिमीकरण। तो देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारी SN1 अभिक्रिया होती है, जो SN1 अभिक्रिया होती है, इसमें रैसिमीकरण होता है। कहने का मतलब है दोनों दर्पण प्रतिबिंब बराबर बराबर मात्रा में बनते हैं। तो देखिए इस उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसमें एक तो ये बन रहा है -ब्यूटेन-2-ऑल और एक बार बन रहा है +ब्यूटेन-2-ऑल। और आपको पता है ये माइनस और प्लस क्या बता रहे हैं, ये हमारे घूर्णन कोण की दिशा को बता रहे हैं कि भाई वामाव्रत है या दक्षिणाव्रत है, क्लियर है। चले आगे, चलिए अब देखिए SN2 अभिक्रिया में समझने की कोशिश करिए। SN2 अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का विन्यास अभिकारक की तुलना में प्रतिलोम होता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, भाई SN2 अभिक्रिया में क्या होता है, विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है। और देखिए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई आप लोगों को पता है कि SN2 अभिक्रिया में पश्च आक्रमण होता है। भाई आने वाला नाभिक स्नेही पीछे से आक्रमण करता है और संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। तो इससे क्या होगा, विन्यास का प्रतिलोमन हो जाएगा। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा क्या है, कोई एल्किल हैलाइड है। अब देखिए हम SN2 क्रियाविधि की बात कर रहे हैं। SN2 क्रियाविधि में क्या होता है, आने वाला नाभिक स्नेही पश्च आक्रमण करता है और क्या होता है, एक संक्रमण अवस्था बनती है। देखिए इस तरीके से डॉट डॉट करके ये संक्रमण अवस्था बनती है, ठीक है। और फिर देखिए ये बंध टूट जाता है और इस तरीके से देखिए हमारे उत्पाद का निर्माण होता है। तो समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विन्यास का प्रतिलोमन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आगे, अर्थात क्रियाविधि के दौरान विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है और इसे वॉल्डन प्रतिपन्न कहते हैं। देखिए बच्चों, इसे और क्या नाम दिया गया है, वॉल्डन प्रतिपन्न। आगे देखिए, इसमें आने वाला नाभिक स्नेही हैलोजन परमाणु की विपरीत दिशा में जुड़ता है। देखिए जहां से हैलोजन निकल रहा है उसकी विपरीत दिशा में आने वाला नाभिक स्नेही जुड़ता है, यानी विन्यास का प्रतिपन्न हो गया, ठीक है। चलिए आगे
देखिए समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ कोई SN2 क्रियाविधि हो रही है। अब देखिए यहाँ पे ये Br है, ये हैलोजन यहाँ से निकलेगा, यानी बैक साइड से ये क्या करेगा, OH माइनस आक्रमण करेगा। OH माइनस क्या है, आने वाला नाभिक स्नेही है ना, तो ये देखिए पीछे से अटैक करेगा और देखिए इस तरीके से यहाँ OH जुड़ गया। तो आपने क्या देखा कि जिधर से हैलोजन निकल रहा है उसके विपरीत दिशा में कौन जुड़ता है, आने वाला नाभिक स्नेही। क्लियर है? देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे साफ साफ कि हमारे विन्यास का प्रतिलोमन हो गया। विन्यास का क्या हो गया, प्रतिलोमन हो गया, और इसे ही एक और नाम दिया गया है वॉल्डन प्रतिबंध। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, यह आपको समझ में आया होगा कि त्रिविम रासायनिक रूप से किस तरीके से SN1 अभिक्रिया में रेसिमीकरण होता है और SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये समाप्त हो गया है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ हम लोगों ने जो त्रिविम रासायनिक बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया कि भाई ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है, रेसिमीकरण क्या होता है, कारल क्या होते हैं, प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं, धारण क्या होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। SN1 और SN2 अभिक्रिया को आप बना के देखिए, उसमें आने वाले नाभिक स्नेही का आक्रमण करवा के देखिए। आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि SN1 अभिक्रिया में रेसिमीकरण हो रहा है, क्योंकि कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। कार्बोकैटायन समतलीय होता है, तो आने वाला नाभिक स्नेही ऊपर से या नीचे से, यानी तल के ऊपर से या नीचे से कहीं से भी आक्रमण कर सकता है। तो वहाँ पे क्या हो गया, SN1 अभिक्रिया में रेसिमीकरण हो गया। जबकि SN2 क्रियाविधि की बात करें तो वहाँ पे पश्च आक्रमण होता है, यानी आने वाला जो हमारा नाभिक स्नेही है वो जहाँ से हैलोजन निकलता है उसकी विपरीत दिशा से जुड़ता है, यानी SN2 अभिक्रिया में हमारे विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है। क्लियर है? आया समझ में? तो देखिए बच्चों, अब इसके आगे के जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।